नमस्कार दोस्तों, मैं रूप सिंह और रूप सिंह मैथ साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे दोस्तों साइंस का ध्वनि यानी कि साउंड। और दोस्तों अपन को मैं बता चुका हूं आपको कि अपन साइंस का टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर चुके हैं। और दोस्तों अपने चैनल पे जैसे ही रूप सिंह मैथ साइंस क्लासेस पे आप जाएंगे, चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैथ की वीडियो अलग डल रही है, साइंस की वीडियो अलग डल रही है। तो दोस्तों अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे साइंस। और दोस्तों अपन जो साइंस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साइंस पढ़ेंगे दोस्तों, पढ़ेंगे रेलवे एसएससी। यानी कि दोस्तों अपन रेलवे और एसएससी के लिए यानी कोई भी वैकेंसी दोस्तों जिसमें साइंस आती है उस अपन जीरो लेवल से और स्टैंडर्ड लेवल तक की साइंस लेके चलेंगे। यानी कि दोस्तों साइंस इस प्रकार लेके चलेंगे कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए नहीं बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं ध्वनि। दोस्तों अपन स्टार्ट कर रहे हैं ध्वनि। और ध्वनि का अपन देखेंगे साइंस इंट्रोडक्शन, और ध्वनि का पार्ट फर्स्ट होगा। यानी कि दोस्तों ध्वनि का पार्ट फर्स्ट और ध्वनि का पार्ट फर्स्ट में अपन ध्वनि का इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी कि ध्वनि का सामान्य परिचय देखेंगे। दोस्तों कहने का मतलब ध्वनि यानी कि ऊर्जा का एक प्रकार है। यानी कि ध्वनि दोस्तों ऊर्जा का एक प्रकार है। यानी कि ध्वनि ऊर्जा का एक प्रकार है। यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन यानी कि ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम पर। यानी कि दोस्तों ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कहने का मतलब अपन साइंस के टॉपिक इस प्रकार पढ़ेंगे कि पिछले टॉपिक से रिलेटेड ही अगले टॉपिक होंगे। इसलिए दोस्तों बता रहा हूं, जिन दोस्त चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन दोस्तों ने साइंस का विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक नहीं पढ़ा है, पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़े, उसके बाद साउंड ध्वनि को पढ़े। यानी कि ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या कहता है दोस्तों? ऊर्जा का संरक्षण नियम यह कहता है, जिस प्रकार अपन देखेंगे। यानी कि दोस्तों अपन ने इलेक्ट्रिसिटी में देखा बल्ब। यानी कि दोस्तों बल्ब को अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे थे, यानी कि विद्युत धारा दे रहे थे। यानी कि दोस्तों अपन बल्ब को विद्युत धारा दे रहे थे, और विद्युत धारा के बदले अपन को प्रकाश ऊर्जा यानी कि प्रकाश ऊर्जा दे रहा था। इसी प्रकार अपन दोस्तों साउंड यानी कि आपने देखा होगा, यानी कि जिसको अपन मतलब शादी विवाहों में वाहनों में बजाते, यानी कि साउंड यानी कि स्पीकर होता है दोस्तों कहने का मतलब। और स्पीकर को अपन जैसे ही विद्युत ऊर्जा देंगे और वह अपन को ध्वनि ऊर्जा यानी कि ध्वनि कन्वर्ट करके देगा। कहने का मतलब दोस्तों जिस प्रकार अपन ने बल्ब को विद्युत धारा दी तो अपन को बदले में प्रकाश ऊर्जा दे रहे, उसी प्रकार अपन स्पीकर यानी कि जिस प्रकार अपन को उसको विद्युत धारा देंगे तो अपन को बदले में ध्वनि देगा। अब दोस्तों बात आती है ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है। तो दोस्तों ध्वनि उत्पन्न यानी कि जब दो पदार्थ आपस में टकराते हैं तो उनमें आवेग उत्पन्न होता है, यानी कि वाइब्रेट, यानी कि कहने का मतलब दोस्तों कंपन उत्पन्न होता है, तो जिसे ध्वनि कहते हैं। यानी कि दोस्तों अपन ने देखा, यानी कि अपना ये बोर्ड है, ये अपना मार्कर है, जब अपन इसको बोर्ड को मार्कर से करेंगे तो इनमें ध्वनि उत्पन्न होगी। यानी कि दोस्तों इसमें ध्वनि उत्पन्न होगी, यानी कि मॉलिक्यूल्स यानी कि कण आपस में जब टकराएंगे तो इनमें ध्वनि उत्पन्न होगी। और दोस्तों यानी कि वाइब्रेट, जैसे अपन इन दोनों कण यानी कि वाइब्रेट यानी कि कंपन हुआ। कंपन होने का मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं इनमें ध्वनि उत्पन्न हुई है। अपन देखते हैं दोस्तों ध्वनि। साथ ही साथ दोस्तों नोट्स बनाते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। यानी कि जब दो पदार्थ, यानी कि अपन देखेंगे दोस्तों ध्वनि की परिभाषा। यानी कि जब दो पदार्थ आपस में टकराते हैं तो उनमें कंपन या अपन कह सकते हैं आवेग उत्पन्न होता है। कंपन या आवेग उत्पन्न होता है, उसे ध्वनि कहते हैं। यानी कि दोस्तों अपन ने देखा तो दो पदार्थ आपस में टकराते हैं तो उनमें कंपन यानी कि वाइब्रेशन यानी कि आवेग उत्पन्न होता है, उन्हें ध्वनि कहते हैं। यानी कि दोस्तों जब अपन देखते हैं दो प्लेटों को या किसी भी दो वस्तु को आपस में टकराते हैं तो उनमें कंपन यानी कि आवाज उत्पन्न यानी कि वाइब्रेट, कहने का मतलब उनमें ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी कि ध्वनि किसी भी दो पदार्थ को आपस में टकराया जाएगा तो वहां से ध्वनि उत्पन्न होगी। अब बात करते हैं
धावने की। तो धावने की बात करते हैं तो दोस्तों धावने का वेग वायु यानी कि धावने का संचरण निर्वात में यानी धावने अपन देखेंगे दोस्तों धावने का संचरण वायु के माध्यम से होता है। यानी कि दोस्तों धावने का संचरण का कहने का मतलब धावनी एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी कि धावने का संचरण वायु के माध्यम से होता है। और वायु में धावने का वेग वायु में धावने का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। यानी कि दोस्तों अपन ने देखा धावनी यानी कि जब दो पदार्थ आपस में टकराते हैं तो उनमें कंपन यानी कि वाइब्रेशन यानी कि आवेग उत्पन्न होता है, तो उसे धावनी कहते हैं। यानी कि धावनी का संचरण वायु के माध्यम से होता है। कहने का मतलब दोस्तों धावनी का संचरण निर्वात में नहीं होता है, उसको अपन आगे समझेंगे। वायु में धावनी का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अपन आगे। अब बात आती है दोस्तों धावनी का वेग सबसे अधिक किसमें होता है, तो दोस्तों धावनी का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है। अब बात आती है दोस्तों सबसे अधिक ठोस में भी किसमें होता है, तो दोस्तों बात आती है ठोस में भी धावनी का वेग इस्पात में होता है। और दोस्तों इस्पात में कितना होता है, तो दोस्तों इस्पात में भी लगभग 6300 किलोमीटर पर आवर होता है। यानी कि अपन बात करते हैं धावनी का सर्वाधिक वेग ठोस में होता है। धावनी का सर्वाधिक वेग ठोस में होता है। और ठोस में भी इस्पात में होता है। ठोस में भी इस्पात में होता है। और इस्पात में 6300 किलोमीटर पर आवर होता है। यानी कि धावनी का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है और ठोस में इस्पात में होता है और इस्पात में 6300 किलोमीटर पर आवर होता है। और दोस्तों धावनी का वेग निर्वात में यानी कि शून्य होता है। धावनी का वेग निर्वात में या अपन कह सकते हैं धावनी का संचरण निर्वात में नहीं हो सकता। यानी कि धावनी का संचरण निर्वात में नहीं होता है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब धावनी का संचरण निर्वात में नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है दोस्तों कि चंद्रमा पर दो व्यक्ति आपस में बातें करते हैं तो एक दूसरे की बात को नहीं सुन सकते, कारण क्या होता है, तो दोस्तों कहने का मतलब वहां पर वायु का संचरण यानी कि निर्वात है। यानी कि निर्वात में धावनी का वेग 0 होता है, यानी कि बिल्कुल नहीं होता है। यानी कि निर्वात में धावनी का वेग नहीं होता है। तो दोस्तों अपन ने देखा धावनी का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है। ठोस के बाद दोस्तों धावनी का वेग द्रव में और द्रव के बाद गैस में। यानी कि अपन देखेंगे ठोस, द्रव और गैस। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब सर्वाधिक धावनी का वेग ठोस में होता है। यानी कि दोस्तों उसके बाद द्रव में होता है और उसके बाद गैस में होता है। यानी कि दोस्तों इस प्रकार बहुत बार क्वेश्चन दिया गया है धावनी का वेग निम्न में से होता है। अपन क्वेश्चन करके देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आता है दोस्तों धावनी का वेग होता है धावनी का वेग होता है तो दोस्तों आपको पहला ऑप्शन दे जाता है ठोस, द्रव, गैस। दूसरा ऑप्शन दे देता है दोस्तों अपन को ठोस, द्रव, गैस। तीसरा ऑप्शन दे देता है अपन को दोस्तों ठोस, द्रव और गैस। और चौथा ऑप्शन दे देता है दोस्तों यहां से अपन को नन।
यानी कि दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार आता है, ध्वनि का वेग होता है, यानी कि दोस्तों ध्वनि का वेग होता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है, और आपको बता चुका हूं मैं ठोस में भी, इस्पात में होता है 6300 किलोमीटर पर आवर होता है। उसके बाद अपन ने देखा ठोस के बाद द्रव में होता है दोस्तों, और उसके बाद गैस में होता है। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों यहां से अपना ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि ध्वनि का वेग का क्रम ये सही है, यानी कि दोस्तों सबसे पहले ज्यादा ठोस में। यानी कि दोस्तों कुछ दोस्तों कंफ्यूजन पैदा हो रहा होगा, यानी कि दोस्तों आपको मैं बता दूं जो एक खुला मुंह होता है वो बर्थडे की ओर संकेत करता है, यानी कि सबसे कम गैस है, उससे ज्यादा द्रव है, और उससे ज्यादा ठोस है। तो दोस्तों ये बात की अपन ने ध्वनि का वेग की। इसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों ध्वनि के बारे में, आगे बात करते हैं। ध्वनि तरंगे यानी कि अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। यानी कि दोस्तों ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है, यानी कि दोस्तों ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है। ध्वनि तरंगों का वेग प्रकाश तरंगों की तुलना में बहुत कम होता है। यानी कि दोस्तों ध्वनि तरंगों का वेग प्रकाश तरंगों की तुलना में बहुत कम होता है। तो दोस्तों अपन ने क्वेश्चन इस प्रकार आता है, ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों, और अनु इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अपन को ऑप्शन में आता है अनुदैर्घ्य, तो ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है, तो आपको ऑप्शन में सही करना है दोस्तों अनुदैर्घ्य। अगला क्वेश्चन, यानी कि ध्वनि तरंगों का वेग अधिक होता है या प्रकाश तरंगों का वेग अधिक होता है, तो ध्वनि तरंगों का वेग प्रकाश तरंगों की तुलना में बहुत कम होता है। यानी कि प्रकाश तरंग यानी कि लाइट का वेग यानी कि वेलोसिटी उसके बहुत ज्यादा होती है, ध्वनि तरंगों की कम होती है। उसके बाद क्वेश्चन आता है दोस्तों ध्वनि की तीव्रता का मात्रक, ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। यानी कि दोस्तों ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक यानी कि दोस्तों ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, जिसे एच जेड से दर्शाया जाता है। जिसे एच जेड से दर्शाया जाता है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है दोस्तों, यानी कि दोस्तों फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है इस प्रकार, यानी कि दोस्तों इस प्रकार फ्रीक्वेंसी चलती रहती है। और मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी में बता चुका हूं भारत में फ्रीक्वेंसी यानी कि 50 हर्ट्ज है। यानी कि दोस्तों ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, जिसे एच जेड से यानी कि दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पर एक साइकिल पूरी कर लेती है, यानी कि एक साइकिल को पूरा करने में लगा समय फ्रीक्वेंसी कहलाता है। यानी कि आवृत्ति होती क्या है, वन साइकिल यानी कि किसी भी, यानी कि दोस्तों यहां से देखिए वन साइकिल इसने यहां कंप्लीट करी, यानी कि आवृत्ति होती है, आवृत्ति बराबर दोस्तों 1/t। यानी कि दोस्तों आवृत्ति बराबर 1/t, यानी कि आवृत्ति टाइम के व्युत्क्रमणुपाती होती है। यानी कि आवृत्ति ज्यादा होगी तो टाइम दोस्तों कम होगा, और टाइम ज्यादा होगा तो दोस्तों आवृत्ति कम होगी। यानी कि अपन ने देखा आवृत्ति। इसके बाद अपन देखते हैं ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है, जिसे डीबी से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि दोस्तों ध्वनि की तीव्रता का मात्रक ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है, जिसे डीबी से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि दोस्तों अपन ने देखा ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, जिसे एच से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद अपन ने देखा ध्वनि तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है, जिसे डीबी से प्रदर्शित किया जाता है।
इसके बाद दोस्तों अपन टाइप्स ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि के प्रकार देखेंगे दोस्तों, ध्वनि कितने प्रकार की होती है। तो पढ़ते हैं अपन दोस्तों टाइप्स ऑफ ध्वनि यानी कि ध्वनि के प्रकार। दोस्तों साथ भी साथ नोट्स बनाते रहिए, बहुत काम आएंगे दोस्तों। एनटीपीसी का एग्जाम दोस्तों लगभग जितना सूचना मिल रही है उसके हिसाब से दोस्तों सितंबर अक्टूबर में एनटीपीसी की एग्जाम होगी, राजस्थान पुलिस की एग्जाम जल्दी होगी दोस्तों। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे पटवार हो, चाहे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जेई, आरआरबी, जेई दोस्तों सब में काम आती है। तो अपन पढ़ते हैं दोस्तों ध्वनि के प्रकार, टाइप्स ऑफ ध्वनि, यानी कि अपन पढ़ते हैं दोस्तों ध्वनि के प्रकार। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ध्वनि 3 प्रकार की होती है। यानी कि दोस्तों ध्वनि 3 प्रकार की होती है। तो दोस्तों ध्वनि 3 प्रकार की होती है। पहला श्रव्य ध्वनि, दूसरा है दोस्तों अश्रव्य, और तीसरी ध्वनि है दोस्तों प्रश्रव्य। यानी कि दोस्तों ध्वनि के प्रकार, ध्वनि 3 प्रकार के होते हैं, श्रव्य ध्वनि, अश्रव्य ध्वनि और प्रश्रव्य ध्वनि। अब अपन इनके बारे में डिटेल से देखेंगे, श्रव्य ध्वनि क्या होती है, अश्रव्य ध्वनि क्या होती है और प्रश्रव्य ध्वनि क्या होती है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपन देखते हैं श्रव्य ध्वनि। पहला लेते हैं दोस्तों अपन श्रव्य ध्वनि। अब दोस्तों श्रव्य ध्वनि क्या होती है। श्रव्य ध्वनि वह ध्वनि होती है जो मानव शरीर यानी कि मनुष्य को आसानी से सुनाई दे सकती है, यानी कि उसको सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ना तो कम हो ना ज्यादा हो। यानी कि अब दोस्तों होती कितनी है, तो वह श्रव्य ध्वनि यानी कि जो मानव कानों से आसानी से सुनी जा सकती है श्रव्य ध्वनि कहलाती है। श्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है। तो दोस्तों अपन देखते हैं श्रव्य ध्वनि यानी कि मानव कानों के द्वारा आसानी से सुनी जा सकने वाली ध्वनि, मानव के द्वारा आसानी से सुनी जा सकने वाली ध्वनि श्रव्य ध्वनि कहलाती है। श्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ध्वनि का टाइप्स ऑफ ध्वनि यानी कि ध्वनि के प्रकार देखे तो अपन ने वहां से देखा ध्वनि 3 प्रकार की होती है, श्रव्य ध्वनि, अश्रव्य ध्वनि और प्रश्रव्य ध्वनि। अपन ने देखा श्रव्य ध्वनि यानी कि मानव कानों के द्वारा यानी कि मनुष्य के द्वारा आसानी से सुनी जा सकने वाली ध्वनि। प्रश्रव्य यानी कि श्रव्य ध्वनि कहलाती है। श्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है। यानी कि दोस्तों श्रव्य ध्वनि कहने का मतलब ना तो इसमें मानव के द्वारा इसको कोई प्रॉब्लम होती है, ना तो कम होती है ना अधिक होती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होने का मतलब मनुष्य को आसानी से सुनाई दे सकती है, श्रव्य ध्वनि कहलाती है। उसके बाद दोस्तों अपन देखेंगे अश्रव्य ध्वनि। उसके बाद देखेंगे दोस्तों अपन अश्रव्य ध्वनि। तो दोस्तों बात आती है अश्रव्य ध्वनि। तो अश्रव्य ध्वनि क्या होती है। अश्रव्य ध्वनि वह होती है दोस्तों जो मानव कानों के द्वारा आसानी से या मानव कानों के द्वारा नहीं सुनी जा सकती है, अश्रव्य ध्वनि कहलाती है। यानी कि जो ध्वनि सुनी ना जा सके, जो ध्वनि सुनी ना जा सके अश्रव्य ध्वनि कहलाती है। यानी कि जो ध्वनि सुनी ना जा सके अश्रव्य ध्वनि कहलाती है। अश्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम होती है।
यानी कि अश्रव ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम होती है। अगली ध्वनि अपनी होगी वह होगी प्रश्रव ध्वनि। तो अपन बढ़ते हैं दोस्तों, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए या उतारते रहिए, जैसा आपको सुटेबल लगे उस प्रकार करते रहिए। अब अपन देखते हैं दोस्तों प्रश्रव ध्वनि। तो दोस्तों प्रश्रव ध्वनि क्या होती है? दोस्तों प्रश्रव ध्वनि मानव जाति के लिए खतरनाक यानी कि मानव के लिए हानिकारक मानी जाती है दोस्तों, क्योंकि प्रश्रव ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ऐसा माना जाता है कि प्रश्रव ध्वनि मानव के कानों में जाने से मानव के कानों को यानी कि कान खराब हो जाते हैं, कुछ ही दिनों बाद सुनाई देना बंद हो जाता है। तो दोस्तों बात आती है ध्वनि किसके काम आती है, तो अपन देखते हैं दोस्तों, यानी कि दोस्तों अपन देखते हैं प्रश्रव ध्वनि यानी कि 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मानव के लिए हानिकारक है। अब दोस्तों बात आती है प्रश्रव ध्वनि को कौन कौन सुन सकता है, तो प्रश्रव ध्वनि को दोस्तों कुत्ता, डॉल्फिन, उल्लू, यानी कि दोस्तों अपन देखते हैं कुत्ता, डॉल्फिन, उल्लू, चमगादड़ आदि प्रश्रव ध्वनि को आसानी से सुन सकते हैं। आसानी से सुन सकते हैं। यानी कि दोस्तों प्रश्रव ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति होने के कारण मानव कानों के लिए हानिकारक मानी जाती है। यानी कि दोस्तों अधिक समय तक रहने से इसके मानव कान खराब हो जाते हैं। तो यह ध्वनि दोस्तों कुत्ता, डॉल्फिन, उल्लू और चमगादड़ आदि प्रश्रव ध्वनि को आसानी से सुन सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों चमगादड़ की, तो अपन यहां से अपना क्वेश्चन आता है दोस्तों, जैसे अपना क्वेश्चन कहीं भी क्लियर होगा, टॉपिक अपन बाद में पढ़ेंगे, जैसे जैसे कोई भी पॉइंट आएगा उसको वहीं पर क्लियर करते चलेंगे। तो दोस्तों बात आती है चमगादड़ की। चमगादड़ अंधा होते हुए भी, यानी कि दोस्तों चमगादड़ अंधे होते हुए अवरोध से नहीं टकराता है, यानी कि क्यों? और दोस्तों बात आती है प्रश्रव ध्वनि की, यानी कि प्रश्रव तरंग की, यानी कि प्रश्रव ध्वनि सोनार और एक्सरे में काम ली जा सकती है, एक्सरे में काम ली जाती है। यानी कि अपन देखते हैं सोनार, वह एक्सरे में काम ली जाती है। यानी कि दोस्तों अपन ने देखा प्रश्रव ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, मानव के लिए हानिकारक है। कुत्ता, डॉल्फिन, उल्लू, चमगादड़ आसानी से प्रश्रव ध्वनि को सुन सकते हैं। उसके बाद सोनार, एक्सरे में काम ली जाती है। चमगादड़ अंधा होते हुए भी अवरोधों से नहीं टकराता है दोस्तों, क्यों? क्वेश्चन ये आता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपना यहीं से निकलता है प्रश्रव ध्वनि से। चमगादड़ अंधा होते हुए भी यानी कि अवरोधों से नहीं टकराता है, क्यों? तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर यह है चमगादड़ अंधे होते हुए अवरोधों से इसलिए नहीं टकराता है क्योंकि चमगादड़ प्रश्रव ध्वनि को आसानी से सुन सकता है और प्रश्रव ध्वनि के कारण ही वह अवरोधों से नहीं टकराता है। तो दोस्तों मैं आपको श्रव ध्वनि, अश्रव और प्रश्रव की एक ऐसी टेबल बनाता हूं जिससे आपको याद करने में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं आपको श्रव, अश्रव और प्रश्रव ध्वनि। यानी कि दोस्तों श्रव, अश्रव और प्रश्रव ध्वनि को अपन इस प्रकार समझेंगे। यानी कि दोस्तों अपन एक टेबल बनाएंगे, उसमें पहले लिखेंगे श्रव ध्वनि, इसमें लिखेंगे अश्रव और इसमें लिखेंगे प्रश्रव। यानी कि दोस्तों श्रव, अश्रव और प्रश्रव। यानी कि बात करते हैं अपन इनकी। यानी कि दोस्तों श्रव, अश्रव और प्रश्रव ध्वनि, यानी कि पहली ध्वनि की बात करते हैं अपन, तो इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। उसके बाद अपन बात करते हैं अश्रव की, तो अश्रव 20 हर्ट्ज से कम।
अब बात आती है दोस्तों प्रसरव ध्वनि की, तो प्रसरव ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ये तो देखिए अपन ने इनकी आवृत्ति। उसके बाद अपन देखते हैं इनका अगला पॉइंट, यानी कि इसको आसानी से सुना जा सकता है। यह दोस्तों अब इसकी बात आती है सुनाई नहीं देती, यानी कि कम आवृत्ति होने के कारण सुनाई नहीं देती है। अब बात आती है इसकी, तो बात आती है दोस्तों इसमें, तो इसमें आता है अधिक तीव्रता होने के कारण, अधिक आवृत्ति होने के कारण नहीं सुनाई देती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कुत्ता, डाल्फिन, चमगादड़, उल्लू आदि को सुनाई देती है। इसका अगला पॉइंट आता है दोस्तों सोनार व एक्सरे में प्रसरव ध्वनि काम ली जाती है। यानी कि दोस्तों सोनार व एक्सरे में प्रसरव ध्वनि काम ली जाती है। यानी कि दोस्तों अपन ने आज ध्वनि पढ़ी, ध्वनि देखा अपन ने ऊर्जा का एक प्रकार है, यानी कि उसके बाद देखा लो कंजर्वेशन ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। यानी कि अपन ने देखा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, यानी कि अपन ने बल्ब को यानी कि विद्युत ऊर्जा दी, उसके बाद बल्ब अपन को प्रकाश ऊर्जा दे रहा है। उसके बाद दोस्तों अपन ने देखा यानी कोई स्पीकर है उसको अपन विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं, उसके बदले अपन को ध्वनि उत्पन्न कर। अपन ने देखा दोस्तों एक तबला होता है जिसको अपन बजाते हैं, जैसे ही अपन उसको बजाते हैं यानी कि अपने मॉलिक्यूल्स यानी कि पदार्थ उससे जैसे कि कण उससे टकराते हैं तो ध्वनि उत्पन्न करता है। उसके बाद अपन ने देखा ध्वनि यानी कि दो पदार्थ आपस में टकराना यानी कि वाइब्रेशन यानी कि कंपन यानी कि आवेग उत्पन्न होना ध्वनि कहलाता है। दोस्तों ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है जिसे एचजेड से दर्शाया जाता है, जबकि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक दोस्तों डेसिबल होता है जिसे डीबी से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद अपन ने देखा दोस्तों ध्वनि के प्रकार, ध्वनि तीन प्रकार की होती है, श्रव ध्वनि, अश्रव ध्वनि और प्रश्रव ध्वनि। श्रव ध्वनि दोस्तों वह ध्वनि होती है जो मानव जाति के लिए यानी कि सबसे बेस्ट है, यानी कि मानव के द्वारा आसानी से सुनी जा सकती है। श्रव ध्वनि की 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की मध्य होती है। उसके बाद दोस्तों अपन ने देखा अश्रव ध्वनि, अश्रव ध्वनि यानी कि दोस्तों 20 हर्ट्ज से कम, यानी कि मानव जाति यानी कि मानव कानों के द्वारा ना सुनाई जा सकने वाली, ना सुनी जा सकने वाली ध्वनि श्रव अश्रव ध्वनि कहलाती है। उसके बाद दोस्तों अपन ने देखा प्रश्रव ध्वनि, प्रश्रव ध्वनि वह ध्वनि होती है जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, मानव कानों के द्वारा नहीं सुनी जा सकती और मानव जाति, मानव यानी कि मनुष्य उसके पास अधिक समय तक रहने से उसके मानव के कान यानी कि मनुष्य के कान खराब हो जाते हैं, यानी कि बहरापन उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार की ध्वनि यानी प्रसरव ध्वनि को कुत्ता, डाल्फिन, चमगादड़, उल्लू आसानी से सुन सकते हैं। क्वेश्चन आता है चमगादड़ अंधा होते हुए अवरोधों से क्यों नहीं टकराता है? तो दोस्तों अंधा होते हुए प्रसरव ध्वनि के कारण अवरोधों से नहीं टकराता है। प्रसरव ध्वनि को एक्सरे व सोनार में काम लिया जाता है। यानी कि दोस्तों अपन ने ध्वनि का सामान्य इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद अपन ने देखा ध्वनि कैसे उत्पन्न हुई, कहां से आई। उसके बाद अपन दोस्तों कल देखेंगे यानी कि अपन ने देखा ध्वनि का वेग वायु में 332 मीटर पर सेकंड होता है। उसके बाद अपन ने देखा ध्वनि का सर्वाधिक वेग दोस्तों ठोस में होता है, ठोस में भी दोस्तों इस्पात में होता है 6300 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद अपन ने देखा द्रव में, और उसके बाद अपन ने देखा दोस्तों गैस में, और अपन ने देखा दोस्तों ध्वनि का यानी कि संचरण निर्वात में नहीं होता है। तो दोस्तों आज अपन ने ध्वनि का फर्स्ट पार्ट देखा यानी कि इंट्रोडक्शन देखा, और दोस्तों इस प्रकार अपन अगला पार्ट भी इसी प्रकार देखेंगे। और जिन दोस्तों ने इलेक्ट्रिसिटी नहीं देखी है प्ले लिस्ट में जाइए, इलेक्ट्रिसिटी के 5 पार्ट अपन कंप्लीट कर चुके इलेक्ट्रिसिटी को। और दोस्तों चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।